आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। जब अदम गोडवी साहब ने ये पंक्तियां कही होंगी तो उनके दिमाग में ये बात ज़रूर रही होगी कि कहीं ना कहीं सत्ता का शीर्ष दलित विमर्श को समझने में नाकामयाब रहा है। और आज़ादी से लेकर आज के समाज तक जब हम देखते हैं कि कैसे दलितों के ऊपर हिंसा होती है और कैसे स्टेट उसको लगातार नज़रअंदाज करता रहता है, उसको समझ नहीं पाता है, तब हमें ऐसे एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं टारगेटिंग दलित रेजिस्टेंस। जब दलित अपनी पूरी चेतना के साथ स्टेट के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप को असर्ट करते हैं, अपने राइट्स मांगते हैं, तब ऐसे एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। रविंद्रन जी ने लिखा है, आज इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या दलित विमर्श चल रहा है, कैसे एट्रॉसिटीज़ दलित्स के खिलाफ लगातार हो रही हैं। तो आप सभी का सबसे पहले तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल में स्वागत है। हम संपादकीय समीक्षा के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो आर्टिकल है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, दलित चेतना के ऊपर है, दलित विमर्श के ऊपर है। आपने यूपीएससी की तैयारी करते वक्त बहुत सारे विमर्श सुने होंगे, जिसमें से जेंडर डिस्कोर्स एक होता है, जिसमें से दलित डिस्कोर्स एक होता है, जिसमें से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं और अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ हो सकते हैं। ये किस आइडियोलॉजी का है, ये किस विमर्श का हिस्सा है, वो अभी हम जानेंगे और देखेंगे कि हमारे कैसे काम का है और क्या हमें इससे सीखना है। तो सबसे पहले तो एक आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मुद्दा है उसको हम डिस्कस करेंगे कि दलित विरोध में आजकल क्या हो रहा है और 2018 से लेकर के आज यानी कि 2023 तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम लिस्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, किस किस प्रकार की हुई हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें राजनेता भी हैं, उसमें दलित भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये जो एट्रॉसिटीज़ हैं इनका कारण क्या बनता है, उसके कारणों को डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स कहाँ पर है, साहित्य कहाँ पर है और ओवरऑल जो राजनीतिक चेतना है वो कहाँ ठहरती है। ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम स्पेसिफिक केसेस पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि राजनीतिक बल कहाँ से मिलता है और जो राजनीतिक बल मिला है दलितों को पिछले सालों में, उनके खिलाफ स्टेट कैसे एट्रॉसिटी कर रहा है और स्टेट अगर नहीं कर रहा है तो वो कौन से समाज हैं जो लगातार दलितों की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। उसमें सबसे मुखर आवाज़ आज़ाद समाज पार्टी की है। उनके मुखिया पर अभी हाल ही में हमला होता है, तो उस केस को समझेंगे, उनकी कहाँ कहाँ एंगेजमेंट रही है, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या दलितों के घर गिराए जाने का मुद्दा हो या दलितों के जो आइडल्स होते हैं रविदास महाराज जी, उनके मंदिर गिराए जाने की बात हो, या जितने भी प्रकार की एट्रॉसिटीज़ दलितों पर पिछले दिनों देखी गई, उनमें जहाँ जहाँ आज़ाद समाज पार्टी का नाम रहा, उनकी भूमिका रही, उसको डिस्कस करेंगे और फिर उनके अगेंस्ट जो स्टेट ने किया उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ से लेकर और अंत तक वो सारे मामले हैं जो हम देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी की कहाँ कहाँ भूमिका रही है। फिर सोशल राइट्स की बात करेंगे कि क्यों दलितों को सोशल राइट्स लगातार निगेट किए जाते हैं और कैसे पार्टीज असर्ट करती हैं उन राइट्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपैरिजन करेंगे कि कैसे जो सवर्ण है, सो कॉल्ड सवर्ण है, उनकी पार्टीज़ क्या करती हैं। अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि हर स्टेट में कम से कम 2-3 ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां आपको मिल जाएंगी जो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए, अपने समाज के राइट्स को असर्ट करने के लिए काम करती हैं और उनको राजनीति में जगह दिलाती हैं। तो जब एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी समाज में, तो वो अपने आप को असर्ट करता है और इस असर्शन के बाद उन लोगों के राइट्स खत्म होते हैं जिनको राइट्स मिलने चाहिए, कम से कम बराबरी के राइट्स तो मिलने चाहिए जो हमारे संविधान ने उनको गारंटी किए हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे साहित्य की, कि ऐसा कौन सा साहित्य है जो हमें बताता है कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि समाज में हम आज़ादी के 75 साल बाद भी ये बात करें कि दलितों के साथ एट्रॉसिटीज़ क्यों हो रही हैं। क्योंकि हमने एक मूवी आपने देखी होगी जहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी है, वो आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये उस समय की कहानी है जब शायद भारतीय समाज इन सारे विमर्शों के लिए तैयार नहीं था। आज़ादी के आसपास की चीज़ें तब लगता था, जैसा आपने गोदान में भी पढ़ा होगा, और गोदान की बहुत फेमस पंक्तियां हैं कि इनके बाप दादा हमारे सामने कमर झुका के बात करते थे और ये देखो। तो ये जो मानसिकता है, ये जो ज़मींदारी मानसिकता है, ऑर्थोडॉक्स मानसिकता है, ये कहाँ से आती है और कहाँ से इसको बल मिलता है। तो आज़ादी के आसपास की घटनाओं से, या उस वक्त का जो परिवेश था, उस वक्त जो समाज बाहुल में था या जिनका असर्शन ज़्यादा था समाज के अंदर, वहाँ से लेगेसी चलती है। फिर हमारा संविधान बनता है, संविधान के बाद भी एट्रॉसिटी जारी रहती है और आर्टिकल 15 नाम की फिल्म बनती है। दलितों के साथ एट्रॉसिटीज़ की जाती है, ठीक है, गर्ल्स के साथ रेप किया जाता है,
उसके बाद समाज क्या करता है, अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था आज़ाद समाज पार्टी। अभी हालिया कंटेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे चलें उससे पहले ना। ये अभी पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे अपने पॉलिटिकल एक्टिविज़म में, और वहाँ पर जब इन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया, अपने आप को असर्ट करना चालू किया, तो उसके बाद से इन पर लगातार हमले होते रहे। पहले पॉलिटिकल हुए, अब फिजिकल अटैक्स होने लगे। तो ये जो फिजिकल अटैक हुआ उसी का नाम है कि आप एक रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आप पॉलिटिकली नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप उनको टारगेट करके उनके रेजिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये कामयाब होगा, क्या ये कामयाब नहीं होगा, इस बात को समझना है। ये सारी कवायद इस एडिटोरियल में की गई है, ठीक है। 2-3 चीजें हैं, पहले आप मेन देख लें कि कौन कौन से। दलित और बहुजन, ये 2 शब्द हैं। इन 2 शब्दों को समझने के बाद ही आप इस विमर्श में एंटर कर सकते हैं। देखिए, भारतीय समाज में ना 2 तरीके की धाराएं रही। पहला, जिनको हम सवर्ण कहते हैं, और दूसरा जिनको दलित कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में एक फॉर्मूला निकाला गया। अब क्या होता था कि सवर्ण जो है, अब मैं जब भी सवर्ण कहूं, आप इसके सामने तथाकथित शब्द अपने आप लगा लें, ठीक है। तो जब भी बात आई, जैसे भारत की आज़ादी हुई, उस वक्त जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के वक्त एक बात कही गई, जिन्ना ने इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली कहा कि भारत से आप मुसलमानों को अलग क्यों लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब जब हिंदू या जब जब एक समाज बहुसंख्यक हो जाएगा तो वो जो अल्पसंख्यक समाज है उसको दबाने का प्रयास करेगा, पॉलिटिकली अपने आप को असर्ट करने का प्रयास करेगा, जिससे उन लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल पाएंगे जो शायद संविधान उनको देगा। तो चलिए, ये बात तो हुई आज़ादी की, संविधान की, वो अलग समाज हुआ, हम अलग देश हुए। लेकिन जब वो आज़ाद हुए, जब वो अलग हो गए, उसके बाद एक समाज जो भारत में बचा, उसमें ये 2 हिस्से बचे। और ये जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मामला है, ये यहाँ भी काम करता है। तो ये जो समाज है, ये अपने आप को बहुसंख्यक रूप में पाता है। और बहुसंख्यक सिर्फ संख्या में नहीं होते। आप देखिए कि बहुसंख्यक समाज आपको ब्यूरोक्रेसी में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो पावरफुल पद, जिनको हम कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पद होते हैं, वहां पर ये समाज मिलता है। और समाज में आप शायद ये बात बहुत बार उदाहरण के रूप में भी सुनते होंगे कि अपने समाज का व्यक्ति है या अपने क्षेत्र का व्यक्ति है, अपना व्यक्ति है। तो वो जो अपनापन है वो कहाँ से आता है? वो आता है समाज से, वो आता है जाति से, वो आता है अपने जुड़ाव से, अपने क्षेत्र के जुड़ाव से। तो अगर आप भेद करेंगे तो किस में करेंगे? पहले तो आप उस व्यक्ति का साथ देंगे जो आपके गांव का है, फिर आप उस व्यक्ति का साथ देंगे जो जिले का है, फिर स्टेट का है, फिर बाहर जब जाएंगे तो अपने देश के व्यक्ति का साथ देंगे। लेकिन जब बात आएगी जाति में, तो आप उस व्यक्ति का साथ देंगे अगर आप उस विमर्श को नहीं समझते हैं जो आपके समाज का है, ठीक है। तो यहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद हो गया। और इन लोगों के साथ दलित, इन लोगों के साथ हमेशा दलित, यानी कि जिन लोगों के पास पॉलिटिकल असर्शन नहीं है, जिन लोगों के पास संख्या नहीं है, बाद में संख्या हुई लेकिन पॉलिटिकल असर्शन नहीं हुआ, डिसीजन मेकिंग पदों पर नहीं पहुंच पाए, तो उन लोगों को हमने कहा जो पॉलिटिकली डाउन ट्रोडन है, उनको हमने दलित कहा। या जातिगत आधार पर जो डाउन ट्रोडन है समाज में, जिनको उनकी हैसियत के तरीके से स्थान नहीं दिया गया, उनको हमने दलित कहा। तो फिर ये बहुजन क्या है? बहुजन एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया गया, हमने 90s में 1990 के दशक में हमने फॉर्मूला इजाद किया गया था कि अगर आपको पॉलिटिकली डोमिनेंट होना है तो पॉलिटिकली डोमिनेंट आप होंगे अपने संख्या बल से, जैसे सवर्ण आज तक होते रहे हैं। तो इस संख्या बल को निर्धारित करने के लिए बहुत सारी गुटबंदियां बनाई गई, गठबंधन बनाए गए। उन लोगों को, सभी लोगों को मिलाकर हमने कहा बहुजन। कैसे? जैसे अब मैंने आपसे कहा कि अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक तो मुस्लिम भी हैं और अल्पसंख्यक दलित भी हैं, SCs भी हैं, STs भी हैं, कुछ OBCs भी हैं, ठीक है। तो ये जो सारा समाज है, ये दरअसल है तो सवर्णों के नीचे। इन लोगों को राइट्स तो अपने मिले नहीं है, तो इन सब लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, जिसे हमने कहा बहुजन। यानी कि वे सारे लोग जो स्टेट के द्वारा डाउन ट्रोडन है, स्टेट ने जिनको अब उनके अधिकार नहीं दिए हैं, उन लोगों का एक गुट हमने बनाया, जिसको हम बहुजन के नाम से जानते हैं, इन सारे लोगों के समूह को। तो ये हुआ डिफरेंस। जब आप अलग हैं तो आप दलित हैं, आप एक व्यक्ति हैं तो आप दलित हैं, जब आप समाज के रूप में डाउन ट्रोडन हैं तो आप बहुजन हैं, ठीक है। उन सब लोगों की आवाज़ जो स्टेट के द्वारा ऑप्रेस्ड हैं या एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा ऑप्रेस्ड हैं, उसको हमने बहुजन का नाम दिया और ये पॉलिटिकल फार्मूला निकाला गया। अब इस बात को आप समझ लीजिए, 2 शब्द आपने समझे, दलित और बहुजन। इसके बेसिस पर अब हम सारा डिस्कोर्स चलाने वाले हैं कि कैसे एट्रोसिटीज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद की हमने बात कर ली कि पॉलिटिकली हमने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, दलितों ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया उस डिस्कोर्स के थ्रू जिसकी हमने बात करी। लेकिन उससे पहले दलित विमर्श समाज में ऑलरेडी चल रहा था। इसमें हम BR अम्बेडकर का नाम बहुत
धमाके के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो अपने आप में इतना रेवोल्यूशनरी था कि सोसाइटी उसको पचाने के उस वक्त शायद काबिल नहीं था, और शायद आज भी नहीं है। उनके ही विचारों पर हम चल रहे हैं। और जिनकी हम बात कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर, उनकी बात कर रहे हैं, तो जंतर मंतर पर जब 2020 में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो संविधान अपने हाथ में लेकर के आए थे। उनकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, और शायद टाइम मैगजीन ने उसको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पिक्चर का अवार्ड भी दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल इमेज है, और वो दस्तावेज़ अपने आप में कितना पावरफुल हो जाता है किसी व्यक्ति के हाथ में जाते ही। राजनीति की अगर बात करें, कैसे असर्ट करना चालू किया और कैसे लोगों को दिक्कतें पैदा होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले तो उन्होंने दलित एट्रोसिटीज़ एक्ट को जब डाइल्यूट किया गया था, उसके अगेंस्ट 2018 में उन्होंने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया। उसके अलावा इससे पहले 2019 में तुगलकाबाद में, दिल्ली में ही संत रविदास टेम्पल को गिराया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने एजिटेशन किया। CAA NRC के अगेंस्ट भी इन्होंने एजिटेशन किया, जिसके बाद काफ़ी ये हाईलाइट हुए। तो आप एक सीरीज़ से देखिए कि कहाँ कहाँ इनका असर्शन है। पहला असर्शन, और हाथरस मामले में भी इनका उतना ही इंडल्जेंस था। तो देखिए, गर्ल्स के खिलाफ अगर एट्रॉसिटी हुई है। दूसरा, समाज के अगर आपके सिंबल्स हैं, उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, ठीक है। तीसरा, अगर बहुजन समाज या वो समाज जो तथाकथित रूप से सवर्ण है लेकिन उनको भी अपने राइट्स नहीं मिलते, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद जो किसान आंदोलन है, वहाँ पर इनकी भूमिका रही। तो आप देखिए कि जब असर्शन होता है किसी समाज का, तो वो सिर्फ वहाँ नहीं होता कि हमें इतने राइट्स दे दीजिए और हम अपने राइट्स लेकर के बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे। नहीं, जब आप राइट्स की बात करते हैं तो आप एक वृहद दर्जे में उसकी बात करते हैं, आप पूरे समाज के लिए उनकी बात करते हैं। जैसे EWS की हम अगर बात करें, तो EWS क्या था? उस समाज के लिए जो कहने को एक सवर्ण में है, लेकिन उसके पास अपनी आर्थिक हैसियत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सवर्णों में सब ऐसे समाज से आते हैं या सब ऐसी हैसियत से आते हैं जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन हों या बहुत उच्च दर्जे के नागरिक हों, ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो दलित विमर्श सबको साथ लेकर के चलने का काम करता है। हम बात कर रहे थे आज़ादी के समय की, कि कैसे तब से डिस्कोर्स चल रहा है और कैसे तब BR अम्बेडकर ने बात करी थी। सावरकर, गांधी और अम्बेडकर के जो विवाद हैं, मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी डिबेट है अम्बेडकर की, सावरकर की और गांधी की, कि कौन किस प्रकार के राज्य में मानता है। जैसे गांधी राम राज्य में मानते थे, सावरकर हिंदू राष्ट्र में मानते थे, और BR अम्बेडकर जो जिस राष्ट्र में मानते थे, उनका मसौदा उन्होंने देश को दे ही दिया। उस आधार पर तो देश काम कर ही रहा है, ठीक है। तो इस डिबेट में आप मत जाइए बस, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको मेंस वगैरह में इस प्रकार का आंसर लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकें, और कम से कम ये विमर्श आपको पता रहे। जो हिंसा होती है लगातार, वो प्रोपेल करता है किसी भी समाज को अपना राजनीतिक गुटबंदी बनाने के लिए। तो ये जो एडिटोरियल है, इसमें हम जो शुरू से बात कर रहे थे, पहला तो हमने एट्रॉसिटीज़ डिस्कस की, उसके बाद मैंने आपको कहा कि कैसे समाज असर्ट करेगा, पॉलिटिकली असर्ट करेगा। पॉलिटिकली असर्शन के लिए मैंने आपको 2 डिस्कोर्सेस समझाए, बहुजन और दलित का। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल असर्शन के लिए क्या कारण हो सकते हैं और कब किसी समाज को करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ भी कोई एट्रॉसिटी हो रही है तो आप बहुत धूमधाम से उसका निराकरण करवाने का प्रयास कीजिए स्टेट से। एक तो अगर स्टेट आपके खिलाफ हिंसा करता है, ये पहला कारण हो सकता है कि स्टेट हिंसा करता है। और हिंसा किस रूप में हो सकती है, स्टेट की हिंसा किस रूप में हो सकती है? मान लीजिए आपके कुछ राइट्स हैं, ठीक, आपको अपने राइट्स ना दे स्टेट। दूसरा, आपको वंचित रखे स्टेट, आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं ना लाए स्टेट, या आपके जो अधिकार हैं उनको रेक्टिफाई ना करवाए स्टेट। ये हो गई स्टेट की हिंसा। लेकिन जब स्टेट हिंसा को लेजिटिमाइज करता है तो एक समाज भी आपके प्रति हिंसक हो जाता है। अब वो अलग अलग केसेस में दिखता है। देखिए, पहला तो हाथरस केस देखने को मिलता है फिर हमें, ठीक है। फिर अभी जो हालिया SDM विवाद हुआ, उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि अगर आप एक समाज से हैं और उस समाज की महिला है, जैसा गांधी जी ने कहा था ना कि अगर आपको किसी समाज में समाज की स्थिति देखनी है कि समाज कितना बेहतरीन है, तो आप उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए। तो इस समाज से आने वाली महिलाओं के साथ सवर्ण समाज या जो समाज शायद थोड़ा सा डोमिनेंट है, वो किस प्रकार से बिहेव करता है, ज्योति मौर्य केस में हमें देखने को मिलता है। क्या किया गया? एक ऐसी महिला जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जो अपना स्टांस लेना जानती है, जो अपने जीवन के अच्छे बुरे डिसीजंस खुद ले सकती है, अगर उसके खिलाफ किसी प्रकार के ऐसे कृत्य हुए हैं जो शायद उसे पसंद नहीं है, या जो भी उसके डिसीजंस हैं, वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है।
और जब बॉलीवुड में कोई ऐसे डिसीजन लेता है, या ऐसे समाजों में जो शायद सवर्ण कहे जाते हैं, उन समाजों में जब कोई इस प्रकार के डिसीजन लेता है तो उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। या पुरुष प्रधान समाज में जब कोई पुरुष इस प्रकार के डिसीजन लेता है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आज आप जा करके देखिए, मीडिया में जो बातें होती है, सोशल मीडिया पर बातें होती है, जो प्रिंट मीडिया में बातें होती हैं, समाज में जो बातें चल रही हैं, जिस प्रकार के जोक्स हम क्रैक कर रहे हैं आजकल इन घटनाक्रमों को लेकर के, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि आप एक पुरुषवादी समाज में रहते हो, आप एक सवर्णवादी समाज में रहते हो, जहाँ पर वो डिस्कोर्स जो एक सवर्ण समाज चाहता है, एक पुरुष समाज चाहता है, उसको हम मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। क्या आपने पूछा कभी ज्योति मौर्य से जा करके इस केस की छानबीन करवाने को लेकर के कि क्या हुआ होगा उनके लिए? उनके अगेंस्ट क्या कोई कुछ कहा गया, कुछ किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया? क्या उन्होंने मेहनत किसी के पैसे से की, खुद से की? और अगर की भी तो क्या ये डिसीजन उनका नहीं है कि वो एक स्थिति में पहुंचने के बाद अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाएं? क्या ये इंडिपेंडेंट होना नहीं है? और क्यों किसी एक महिला को एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाना चाहिए? जांच होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए, अगर कुछ गलत है तो जांच हो, जो भी सज़ा स्टेट तय करेगा उनको दी जानी चाहिए। लेकिन ट्रायल बाय पीपल क्यों होना चाहिए? ट्रायल बाय सोशल मीडिया क्यों होना चाहिए? क्यों हम किसी व्यक्ति को दोषी मान ले कि इन्हीं का दोष है और इन्हीं ने कुछ गलत किया होगा? और अगर है भी तो आप एक ऐसी महिला को जो एक ऐसे तबके से आती है, जिसने कुछ हासिल किया है, क्यों आप उसको एक गलत उदाहरण बना के पेश कर रहे हैं दूसरी महिलाओं के सामने भी, ताकि आप जो सवर्ण उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप अपनी महिलाओं को ये बोल के रख पाए अपने घर पे कि उसने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करोगी? क्या ये एक सच्चाई नहीं है पुरुषवादी समाज की और दलित विरोधी समाज की? तो आप सोचिए थोड़ा इस पर, आपको अगर अच्छा ना लगा हो तो सोचिएगा इस पर थोड़ा सा। हाथरस में जैसे हिंसा हुई, स्टेट ने जैसे हिंसा की, लाशें जलाना, जांच ना होने देना, तथ्य छुपाना, मीडिया से बातें न करना, ये क्या था? ये स्टेट का कैरेक्टर था। क्या किसी सवर्ण के खिलाफ अगर इस प्रकार की हिंसा हुई होती तो क्या ऐसा ही रुख स्टेट लेता जैसा हाथरस केस में लिया गया था? ये है स्टेट का दलित विरोधी होना, ये है स्टेट का दलित विमर्श को काउंट न करना अपनी राजनीति में। तो जब ऐसा होता है एक समाज के लिए तो वो इकट्ठा होते हैं, वो साथ आते हैं, वो बात करते हैं, वो बहुजनों को साथ लेकर के आते हैं और अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं। और जब जब ऐसी राजनीतिक शक्ति दिखाई जाती है तब तब ऐसे अटैक्स होते हैं जो आज़ाद समाज के चंद्रशेखर पर हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को अपने समाज के लिए पॉलिटिकली असर्ट करने का प्रयास कर रहा है, लोगों को साथ लेकर के आ रहा है। एक समाज को ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो समाज नहीं चाहता कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएं दूसरे समाज की तरफ से, तब राजनीतिक हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक बल उस व्यक्ति को न मिल जाए। और सवर्णों के लिए भी, उस समाज के लिए भी वो व्यक्ति डिसीजन ना लेने लगे जिसके लिए आज तक वो खुद डिसीजन ले रहे थे, कहीं वो बराबर ना आके बैठ जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेग्लिजेंस है, जिसको आप हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, जिसको आप एक सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट करके छोड़ देते हैं, वो उससे बहुत गहरा है। आपके दिमागों के अंदर घुस के आपसे वो कहलवाया जा रहा है जो शायद आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर होते तो ना कहते। विचार करिए थोड़ा सा इस पर। ये सारा जो मामला है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति डिसीजन लेता है जिसके पास बहुसंख्या होती है। और बहुसंख्या किसके पास होगी? जिस व्यक्ति के पास पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्रोल करने की ताकत होगी। और नैरेटिव कंट्रोल कौन करेगा? जिस व्यक्ति के साथ पूरा समाज लामबद्ध है। और समाज लामबद्ध कैसे होगा आपके पीछे? जब आपके राजनीतिक विचारों में बल होगा। B.R. अम्बेडकर भी उसी जाति से आते थे, उसी समाज से आते थे, लेकिन पूरा देश, पूरा समाज उनके पीछे लामबद्ध हुआ क्योंकि उनके विचारों में उतना बल था कि वो एक देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके विचारों में कूड़ा है, कचरा है, करकट है, तो आप समाज के किसी काम के नहीं है। अगर किसी दलित व्यक्ति के, किसी बहुजन व्यक्ति के, किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के विचारों में अगर बल है तो वो इस कंट्री को लीड कर सकता है, देश को आगे लेकर के जा सकता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा समाज है, कौन सी जाति है, कौन सा क्षेत्र है। तो ये हमारा एडिटोरियल था, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली। लास्ट में जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उसको मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कशन में शामिल कर लिया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा साहित्य पर भी बात कर लेते हैं जो कि इस एंगल में नहीं दिया गया है। मैं आप चाहूँगा ज़रूर कि आप B.R. अम्बेडकर को ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो अदम गोंडवी साहब है, जिनका पहली पंक्ति मैंने आज इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले कही कि महसूस कीजिए ज़िंदगी किताब को, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। अब कई लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा कि चमार क्यों कहा गया। चमार कहा गया क्योंकि स्टेट कई बार आपको अच्छे अच्छे जुमले दे करके, अच्छे अच्छे शब्द दे करके आपकी जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास करता है कि मैंने आपको हरिजन कह दिया, मैंने आपको वाल्मीकि कह दिया, आप तो वो हैं ही नहीं जो आप समझ रहे हैं।
तो स्टेट ऐसे प्रयास करता है, उस प्रयासों में मत आइएगा। क्योंकि स्टेट जो चाहता है कि आप बहुत बड़े एसी रूम्स में बैठ करके, गाड़ियों में घूम करके अगर किसी व्यक्ति की पीड़ा को समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। अदम गोंडवी साहब यही कह रहे हैं कि आइए, मैं लेके चलता हूँ आपको, मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ आपको चमारों की गली। आपने नहीं देखी होगी, आपने सिर्फ सुना होगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में अपने नाम पढ़े होंगे, मंचों से बैठ के उनकी बातें की होंगी, लेकिन समझना है तो मेरे साथ आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। और जब वो लेके चलते हैं, आप जब अदम गोंडवी के साथ चलेंगे तो आप प्रेमचंद की दुनिया में पहुँचेंगे, जहाँ से आपको कफन और सदगति कहानियाँ मिलेंगी, जहाँ एक दलित व्यक्ति एक सवर्ण व्यक्ति के यहाँ काम करते करते अपनी जान दे देता है। आपको कफन कहानी मिलेगी, जहाँ एक व्यक्ति 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है और समाज उसकी पीड़ा को न समझते हुए जब वो कफन के पैसे से अपनी रोटी कमाता है, उस कफन से अपनी रोटी खाता है, तो समाज उसकी खिल्ली उड़ाता है। लेकिन ये नहीं समझता कि उस व्यक्ति को ये नौबत क्यों आई कि वो अपनी रोटी नहीं कमा पा रहा है। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी साहित्य थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ सकते हैं। उनके बहुत काफ़ी कहानियाँ, और शायद सदगति कहानी को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। इसके अलावा एक नाम और है, वो नाम अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका काफ़ी अच्छा साहित्य है उन्होंने, हाँ, मुल्कराज आनंद। तो आप ज़रूर पढ़िए अगर इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मुल्कराज आनंद है। इसके अलावा वर्तमान समय में भी कई अच्छे दलित विचारक हैं, वो अच्छा विमर्श पेश करते हैं, उनको आप सोशल मीडिया पर खोज सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं, किस एंगल से बातें कर रहे हैं। ज़रूरी है कि हम अपना जेंडर बायस छोड़ें, अपना एरिया बायस छोड़ें, अपना मेल बायस छोड़ें। सबसे बड़ी बात तो अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, तो अपने जेंडर बायस से दूर होकर किसी भी चीज़ को देखिए, आपको सच्चाई दिखेगी, है ना। विवेक से काम लीजिए थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगले एडिटोरियल में, संपादकीय समीक्षा में एक बार फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि एपिसोड्स कैसे लगते हैं। आगे भी ऐसे एपिसोड लेकर के आते रहेंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।